पिछले एपिसोड में हमने देखा था रैन को एक परफेक्ट फिंगर रिप्लांटेशन सर्जरी करनी होती है। अब इससे पहले कि रैन उस सर्जरी को स्टार्ट करे, वो सर्जरी के बीच में अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में एक रियलाइजेशन की चमक आती है। वो अपने हाथ में स्कैल्पेल पकड़े हुए सोचता है, रुको, लगता है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। वो तभी पीछे मुड़ता है एंड वैंग जिया की तरफ देखता है। रैन तुरंत ऑर्डर देता है, वैंग जिया मेरा फोन यूज करो और हुआंग माओशी नाम के फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करो। ये वही आदमी है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की वुमेन के साथ आया था, आई मीन मैनेजर के साथ आया था, जो कि एक गर्ल थी एंड वो भी चमड़ी थी। तुम्हें याद होगा जब रैन डायरेक्टर हुओ के साथ इस सेल रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, तब इन दोनों ने यानी कि इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपना नंबर रैन के साथ एक्सचेंज कर लिया था। रैन को ये सब बोलता हुआ देखकर रैन जिया थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन तुरंत मान जाती है। वो रैन की जेब से फोन निकालती है एंड हुआंग माओशी को कॉल करती है। फोन कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से हुआंग माओशी की आवाज आती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि रैन ने उसे कॉल किया है। अब रैन ने उसे कॉल किया है तो कोई इंपॉर्टेंट मैटर ही होगा। वो चिल्ला पड़ता है, डॉक्टर रैन आखिर क्या बात है। रैन सीधे मुद्दे पर आता है एंड हुआंग माओशी से कहता है, मुझे माइक्रो सर्जरीज के लिए अभी के अभी बेस्ट कंज्यूमेबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, खास तौर पर फिंगर रिप्लांटेशन के लिए। क्या तुम प्रोवाइड कर सकते हो? हुआंग माओशी एक्साइट होकर जवाब देता है, बिल्कुल, चैंगशी मेडिकल कंपनी एब्सोल्यूट बेस्ट कंज्यूमेबल्स प्रोवाइड करती है जो आप भी यूज कर रहे हैं। वो अब इससे पहले कि वो आगे बोलता, रैन उसे बीच में ही रोक देता है। उसका ध्यान पूरी तरह सर्जरी की क्वालिटी पर है। अगर हम हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरी और प्राइस को कंसीडर ना करें तो बेस्ट कंज्यूमेबल्स और इक्विपमेंट क्या हैं जो तुम मुझे दे सकते हो? क्या तुम उन्हें 1 घंटे में हॉस्पिटल डिलीवर कर सकते हो? हुआंग माओशी कॉन्फिडेंट होकर कहता है, हॉस्पिटल पहुंचने में बस 1 घंटा लगता है, जो मुश्किल नहीं है। वो आगे रैन से कहता है, क्या तुम अभी ट्राई करना चाहते हो? तो मैं मेट्रॉनिक रेकमेंड करता हूँ। वो बिग फैक्ट्री से इम्पोर्ट्स हैं और उनके पास लार्ज वैरायटी और क्लियर स्टैंडर्ड्स हैं। प्राइस भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रैन माओशी को बताता है, मैं अभी सर्जरी कर रहा हूँ, क्या तुम 1 घंटे में डिलीवर कर सकते हो? ये सुनकर हुआंग माओशी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन डील क्लोज करने के चक्कर में हाँ कर देता है। 1 घंटा, मैं कोशिश करूंगा। इसे काउंट होने के लिए ऑर्डर में भेजना ही पड़ेगा। माओशी अब माओशी जी हुआंग माओशी भागने लगता है। वो भागते हुए कॉल पर कहता है, मैं समझ गया, मैं पक्का भेज दूंगा, मैं अभी गुड्स ले आता हूँ। तभी रैन एक आखिरी बॉम्ब ड्रॉप करता है, मेरा एक और सवाल है। हुआंग माओशी जो अभी सीढ़ियों से उतर रहा था, वो कहता है, प्लीज जल्दी बोलिए। रैन बिल्कुल सपाट आवाज में कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही हुआंग माओशी का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। आउच! रैन अपनी बात जारी रखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं 1 घंटे तक तुम्हारा वेट करूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे एडवांस में ही इन्फॉर्म कर देना। दूसरी ओर हुआंग माओशी जो भी जमीन पर गिरा हुआ है और नाक से खून बह रहा है, फोन पर मुस्कुराता है। बिजनेस के लिए वो कुछ भी करेगा। वो रैन से कहता है, भला कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है डॉक्टर रैन, मेरा इंतजार कीजिएगा। फोन कट करने के बाद वैंग जिया ऑपरेशन थिएटर में रैन को थम्स अप दिखाती है। मीनवाइल रैन सोच रहा होता है, खुशी है कि मुझे वक्त रहते ये ख्याल आ गया था। रैन अब सर्जरी कंटिन्यू करता है। उसका दिमाग परफेक्ट फ्यूचर मिशन और पेशेंट की हालात पर फोकस करता है। वो जानता है कि परफेक्ट सर्जरी के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं, बेस्ट इक्विपमेंट भी चाहिए। लेकिन पेशेंट की फैमिली गरीब है और महंगे इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए उसने फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मजबूरी का फायदा उठाया। कंपनीज नए प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को ट्रायल के लिए फ्री सैंपल्स देने को तैयार रहती है। रैन ने वही किया, फ्री ट्रायल मांग लिया ताकि पेशेंट का इलाज बेस्ट तरीके से हो सके बिना उन पर बोझ डाले। रैन अब ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, तभी वैंग जिया पूछती है, डॉक्टर रैन क्या हम इक्विपमेंट का वेट करें या ऑपरेशन अभी करें? अब तभी ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स एंटर करती है जो कि रैन से कहती है, डॉक्टर रैन ये स्टेरिलाइज्ड मेट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल्स आ चुके हैं, इन्हें हुआंग माओशी ने भेजा है। रैन उस नर्स से पूछता है, क्या ये चीजें फ्री हैं? जिस पर नर्स कहती है, जी हाँ। अब ये सुनकर वैंग जिया हंसने लगती है। पता नहीं, उसे शायद रैन क्यूट लग रहा है। रैन इन इक्विपमेंट्स को इतनी ज्यादा जल्दी देखकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि अभी रैन को हुआंग माओशी को कॉल के 20 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन उसने टाइम से पहले ही इन्हें पहुंचा दिया। शायद उसे भी ऑपरेशन की इम्पोर्टेंस समझ आ गई, इसीलिए उसने जल्दी की और इन इक्विपमेंट को रैन तक पहुंचा दिया। अब वो लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं इन न्यू इक्विपमेंट्स की मदद से। रैन अपने पूरे फोकस के साथ इस ऑपरेशन को कैरी करता है। बाहर कॉरिडोर में पेशेंट की पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो रोती हुई सोचती है, मैं क्या करूं? अगर युआन वाई डिसेबल्ड हो गया तो मैं क्या करूंगी? कर्जे का क्या होगा?
आगे क्या होगा, उसके दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। अगर उसके पति की उंगलियां काम नहीं करेंगी तो वो काम कैसे करेगा? क्या सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी? गांव में लोग बातें बनाएंगे और उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो अपने बच्चे को गले लगाकर रोती है, इसलिए नहीं कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन इसलिए कि लोग उसके बच्चे के बारे में क्या क्या बोलेंगे। जब भी किसी के पेरेंट्स के ऊपर कर्जा पड़ता है तो लोग पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे को भी जलील करते हैं। अगर बच्चा छोटा हो तो उसे अभी तो ये सब बातें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं, बच्चे का फ्यूचर वैसे वैसे ही दुख और दर्द से बीतता है। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। रैन एंड उसकी टीम बाहर आती है। पेशेंट की वाइफ रैन के पास दौड़ कर आती है एंड अपने पति की हालत के बारे में पूछती है। तभी पीछे से डायरेक्टर हुआ आते हैं। वो मुस्कुराते हुए अनाउंस करते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रैन डायरेक्टर हुआ को देखकर कंफ्यूज होता है एंड पेशेंट की वाइफ भी। डायरेक्टर हुआ मुस्कुराते हुए बताते हैं, मैंने सब कुछ मॉनिटरिंग रूम से देख लिया, ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। पेशेंट की वाइफ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। वो डायरेक्टर हुआ का कपड़ा पकड़ लेती हैं एंड उससे पूछती हैं कि क्या वही डायरेक्टर हुआ है। वो डायरेक्टर हुआ से अपने पति के बारे में तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। डायरेक्टर हुआ बताते हैं, जैसे मैंने कहा था, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही, तो हमें बस रिहेबिलिटेशन पर फोकस करना है। अगर वो ठीक से परफॉर्म करेगा तो वो अपनी उंगलियां यूज कर पाएगा। आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर पेशेंट की पत्नी के आंसू खुशी में बदल जाते हैं। वो अपने बच्चे को आगे करती है एंड डायरेक्टर के सामने सर झुकाने के लिए कहती है। डायरेक्टर वो हाथ हिलाते हुए मना करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस डॉक्टर्स हैं जो लोगों को बचाते हैं। चलो हॉस्पिटल रूम चलते हैं और पेशेंट को आराम करने देते हैं। पेशेंट की वाइफ एंड बच्ची बहुत ज्यादा खुश होती है इस चीज से। रैन भी आगे चला जाता है, जिसके बाद डायरेक्टर वो एंड लू वेन बिन पीछे ही रह जाता है। जिसके बाद डायरेक्टर वो लू वेन बिन से पूछते हैं, लू वेन बिन, मैंने देखा कि रैन ने अभी पेशेंट की एक्स्ट्रा केयर की, क्या वो रिश्तेदार हैं? लू वेन बिन सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता, उसने बस उनकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन पर तरस खाया और ऐसा किया। अब अचानक से डायरेक्टर वो का चेहरा सीरियस हो जाता है एंड वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, जो मटेरियल्स रैन ने यूज किए वो हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टरी में नहीं है। अगर पेशेंट खर्चा उठाता तो वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वो ट्रायल प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है, लेकिन इतने सारे सैंपल्स एक बार में और मेडिकल इक्विपमेंट का क्या? अगर रैन को इन्हें यूज करने की आदत पड़ गई तो लू एंड बिन समझ जाता है कि डायरेक्टर किस बात से डर रहे हैं। कहीं रैन हमेशा महंगे इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स की डिमांड ना करने लगे जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकता। लू एंड बिन सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है, मुझे लगता है डॉक्टर रैन को अभी इक्विपमेंट यूज करने की आदत नहीं हुई है। मैं बता नहीं सकता कि वो इंपोर्टेड इक्विपमेंट्स प्रेफर करता है या डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड। ये सुनकर डायरेक्टर हुआ चिंता में कहते हैं, अच्छा होगा उसे आदत ना पड़े, वरना मैं खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। वैसे अगर कोई कभी इस केस का जिक्र करे तो बस कह देना कि डॉक्टर रैन साइंटिफिक पर्पसेस के लिए रिसर्च कर रहे थे, एक कंपैरेटिव एक्सरसाइज, अगर कोई पूछे तो।